हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। सो फ्रेंड्स, स्टीरियो केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, वहाँ पर हम एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को स्टार्ट कर चुके थे। एंड वहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे थे वो थे हमारे एक तो इथेन एंड प्रोपेन। सो आज हम उससे आगे का पर डिस्कस करते। तो आज के लेक्चर में जो हमारा डिस्कशन होगा फ्रेंड्स, वो मेनली होगा एक तो ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स एंड कुछ अदर कंपाउंड्स के कन्फॉर्मर्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो हमारा आज का लेक्चर है, दैट इज द कन्फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एन ब्यूटेन की बात करते हैं तो इससे पहले के जो हमने दोनों मॉलिक्यूल्स का कन्फॉर्मेशन एनालिसिस किया है, दैट इज इथेन एंड प्रोपेन का, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें इथेन और प्रोपेन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पर जो उनके सारे जो स्टैगर्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं, सारे जो इक्लिप्स होते हैं वो एनर्जेटिकली इक्वल होते हैं। ओके, हम उनको कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सो देखिए, एक तो बात आती है कि अगर जब आप कन्फॉर्मेशन एनालिसिस करते तो जब आप सिंगल बॉन्ड का अराउंड दो सेंटर्स को रोटेट करते तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है कन्फॉर्मेशंस की। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी एन ब्यूटेन में जब आप दो सेंटर वाले कार्बन को जो सेंटर वाले कार्बन होंगे उनके सिंगल बॉन्ड का राउंड जब आप दोनों ग्रुप्स को रोटेट करेंगे तो उनके बीच में भी क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है कन्फॉर्मेशंस की। हम उसमें से इसको समझने के लिए पीक 6 कन्फॉर्मेशंस को अडॉप्ट करते हैं। उन कन्फर्मेशन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। ओके, तो और इसमें फ्रेंड्स क्या है कि जैसे हमारे इथेन एंड प्रोपेन में सारे जो स्टैगर्ड थे आपस में इक्वल थे, या सारे इक्लिप्स थे आपस में इक्वल थे, भले ही उनके बीच में जो डायहेड्रल एंगल हो कितना ही हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायहेड्रल एंगल चेंज होने के साथ साथ क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप भी चेंज होगी जो कॉन्फॉर्मर्स आपको मिलेंगे। देखिए किस तरह से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले एक फुली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन लेंगे एन ब्यूटेन का। वहां से फिर हम एक कार्बन को क्या करेंगे, 60 डिग्री पर रोटेट करते जाएंगे। एंड वो 60 डिग्री रोटेट करते करते हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस की स्टडी करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर 6 कॉन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो वो ये 6 कन्फॉर्मेशंस होते हैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनमें जो पहला होता है फुली इक्लिप्स्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं सिन पेरिप्लेनर। उसको जब आप 60 डिग्री से रोटेट करते हो एक सेंटर को, तो जो नेक्स्ट कॉन्फॉर्मर आपको मिलता है वो होता है गॉशे, या उसको हम बोलते हैं सिन क्लीनर। फिर 60 डिग्री से एंटी क्लीनर, फिर एंटी पेरिप्लेनर, फिर एंटी क्लीनर, देन फाइनली जो लास्ट वाला मिलता है आपको वो मिलता है अगेन गॉशे, डेट इज सिन क्लीनर। तो देखिए हम बनाना इनको स्टार्ट करते हैं कैसे ना। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यूर फुली इक्लिप्स्ड। देखिए एन ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन। आप यहां पर कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टडी कर रहे हैं, रोटेशन ये वाला, इस वाले सिंगल बॉन्ड का राउंड आप क्या देखेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस देखेंगे एन ब्यूटेन में। ओके, सो देखिए यहां पर एक तरह से आपको क्या दिख रहा है, एक कार्बन उससे CH3 ग्रुप अटैच है, एक कार्बन उससे CH3 ग्रुप अटैच है, दो हाइड्रोजन्स अटैच है, ओके फ्रेंड्स, ये है आपका एन ब्यूटेन। समझ आ गया ना। अब देखिए एक एक करके हम इनको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो बना ले फुली इक्लिप्स की। देखिए फुली इक्लिप्स में क्या होगा, जो दोनों CH3 ग्रुप्स है, दोनों एल्किल ग्रुप्स है कार्बन सेंटर्स के, वो बिल्कुल एक दूसरे के पीछे रहेंगे। ओके, इस तरह की पोजिशन है, इक्लिप्स पोजिशन में रहेंगे। तो देखिए ये हमने बनाया आगे वाले कार्बन को, पीछे वाले कार्बन को आपको पता है इसे सर्किल की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। फुली इक्लिप्स्ड इस तरह से ड्रॉ होता है आपका।
ये बना है अपने न्यूमन प्रोजेक्शन, ओके, फुल्ली इक्लिप्स का। ये वाला है आपका ए, दैट इज सिन पेरी प्लेनर, जिसमें CH3 ग्रुप क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे। नाउ अब क्या करते हैं, हम इसको रोटेट करते हैं 60 डिग्री से। जब आप इस पे इसके पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, तब आपको क्या मिलती है, स्ट्रक्चर भी, दैट इज गॉशे। सो गॉशे हम ड्रॉ करते, देखिए देखिए आगे वाले कार्बन पे तो ग्रुप्स की पोजीशन है सेम, पीछे वाले कार्बन पर ग्रुप की पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई है। अब CH3 यहां पर आ गया है। देखिए आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाइएगा अगर आप कॉपी में उतार रहे हैं तो। ये आपको मिली बी, दैट इज सिन क्लीनर और गॉशे, ओके। 60 डिग्री से रोटेट किया आपने। देन अगेन इस स्ट्रक्चर को आप वापस से क्या करिए, अगेन 60 डिग्री से रोटेट करिए। जब आप इसको 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो आपको मिलेगी स्ट्रक्चर सी, दैट इज एंटी क्लीनर। देखिए किस तरह से, अब देखिए क्या हो रहा है, ये CH3 जा रहा है इस कार्बन, इस हाइड्रोजन के पीछे, ये हाइड्रोजन जा रहा है इस हाइड्रोजन के पीछे, एंड ये हाइड्रोजन जा रहा है इस CH3 के पीछे। तो अब CH3 की पोजीशन कहाँ आई, इधर आ गई। अब बाकी हाइड्रोजन्स इस तरह से, ओके फ्रेंड्स। ये आपको क्या मिली, एंटी क्लीनर, जो सी स्ट्रक्चर है आपकी। नाउ अगेन इसको आप क्या करिए, 60 डिग्री से रोटेट करिए। तो देखिए जब आप इसको 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये CH3 ग्रुप कहाँ जाएगा, इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में, ये इधर आ गया। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स इधर, ये आपका CH3, ओके। ये स्ट्रक्चर कौन सी मिली आपको, एंटी पेरीप्लेनर, दैट इज डी। नाउ अगेन आप इसको क्या करिए, 60 डिग्री से रोटेट करिए। तो अब क्या होगा, ये CH3 इधर हाइड्रोजन के पीछे चला जाएगा, ओके। एंड रेस्पेक्टिवली हाइड्रोजन्स भी कहाँ चले जाएंगे, अपने पीछे की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पर आ गया आपका हाइड्रोजन्स दोनों। ये कौन सी मिली आपको, एंटी क्लीनर, दैट इज ई। एंड अगेन आप क्या करेंगे, जब इसको 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वापस से गॉशे मिल जाएगी। अगेन क्या होगा, CH3 इधर आ जाएगा एंड हाइड्रोजन्स यहाँ पर। ये मिली आपको F। सो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके
वो 6 कॉन्फॉर्मेशन है जो एन ब्यूटेन में हमने अडॉप्ट किए नंबर ऑफ इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशन में से। वैसे तो इसके बीच की भी काफ़ी पोजीशंस होती है, लेकिन ये 6 से हम क्या अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। ए है फुल्ली इक्लिप्स, बी गॉशे, सी एंटीक्लिनल, डी एंटी पेरिप्लेनर, ई एंटीक्लिनल, देन एफ अगेन गॉशे। ये सारे इनके नाम, ये सब इनकी कॉन्फॉर्मेशंस। ओके, तो आई होप ये आपको बनाना ड्रॉ करना आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मैं जो आपको बोल रहा था कि इनके जो कॉन्फॉर्मेशंस होते सारे, देखिए वैसे देखने से तो क्या लग रहे, जो आपका ए है, सी है और ई है, ये क्या है, इक्लिप्स्ड है। बी है, डी है, एफ है, ये क्या स्टैगर्ड है। देखने से तो ये लग रहा है, लेकिन जब आप इनको केयरफुली स्टडी करते हैं तो ये क्या होते हैं, एनर्जेटिकली सेम नहीं होते हैं। जैसे आपके प्रोपेन एंड इथेन में आपको मिल रहा था कि सारे स्टैगर्ड एनर्जेटिकली सेम थे, लोअर एनर्जी स्टेट पे थे, सारे इक्लिप्स्ड हायर एनर्जी स्टेट पे थे। यहाँ पर क्या होता है, इनमें एनर्जेटिकली रिलेशन अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी पर जो होता है आपका, वो होता है ए, दैट इज़ फुली इक्लिप्स्ड। उसके बाद जो आपके बी और ई होते हैं, दैट इज़ बी और एफ गॉशे, फिर वो आते हैं। देन सबसे जो लोअर एनर्जी का होता है वो होता है इसका डी, दैट इज़ एंटी पेरिप्लेनर। बिल्कुल, ये डी वाला सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर होता है इस एन ब्यूटेन में। ओके, तो बस यही डिफरेंस है इसका, जो इसके इससे पहले वाला हाइड्रोकार्बन्स थे उनमें। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं, फिर हम डिफरेंस समझेंगे कि कैसे हम क्या बताना चाह रहे हैं इसमें। ओके, नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसके, कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन के। अब आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए फ्रेंड्स। अगर आपने इथेन और प्रोपेन के जो देखे थे डायग्राम्स और इसका देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको केवल 2 एनर्जी स्टेट्स मिल रही थी, एक बिल्कुल हायर, एक बिल्कुल लोअर। हायर वाले बिल्कुल क्या था कि इक्लिप्स थे, लोअर जो 0 पर थे वो स्टैगर्ड थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल जो इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, उनके बीच में भी ये स्टेट्स मिलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनका जो एनालिसिस होता है थोड़ा डिफरेंट आता है, एक आपका इथेन और प्रोपेन के कंपैरिजन में ब्यूटेन का। ओके, अब देखिए इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आप इनको केयरफुली ऑब्जर्व कर पा रहे 6 कन्फर्मेशंस को, तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन आपको मिलेगा। जो आपके बी और एफ है, जो आपके बी और एफ है, ये दोनों कॉन्फर्मेशंस को आप देखें तो आपको ये दिखेगा कि बी और एफ मिरर इमेजेस है। देख लीजिए आप कंपेयर करके, CH3 और CH3 की पोजीशन को ही अगर आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये भी सिनक्लिनल, ये भी सिनक्लिनल। इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, बी और एफ आर मिरर इमेजेस। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना कि बी एंड एफ आर मिरर इमेजेस। एंड इसी तरह अगर आप देखेंगे C और E, ये भी एंटीक्लिनल है, ये भी क्या है, आपस में मिरर इमेजेस है। C एंड E आर ऑल्सो मिरर इमेजेस। एंड आपको पता है वेल नोन रिलेशन की, जब भी कंपाउंड में 2 स्ट्रक्चर्स आपस में मिरर इमेजेस होती है तो वो क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो वो क्या होते हैं, कायरल। सो इट मीन्स जो यहाँ पे आपके सिनक्लिनल और एंटीक्लिनल कॉन्फॉर्मर्स होते हैं एन ब्यूटेन के, वो कायरल होते हैं। सो दे बोथ आर कायरल इन नेचर, सो दे आर कायरल कंपाउंड्स। ये 2 कॉन्फॉर्मेशंस ओनली, सिनक्लिनल एंड एंटीक्लिनल, बिकॉज दे आर मिरर इमेजेस। एंड उसी से आपको ये पता लग रहा है कि देखो C और E एंड B एंड F ये एनर्जेटिकली दोनों क्या है, सेम लेवल पर है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखिए हम इसके एनर्जी बैरियर की बात करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर आप जो मैक्सिमम बैरियर देख पा रहे, देखिए मैक्सिमम है A, मिनिमम है D। इनके बीच में एनर्जी बैरियर कितना है आपका, 20 किलो जूल पर मोल। सो ये आपको ध्यान रखना कि जब आप ब्यूटेन में बैरियर ऑफ रोटेशन की बात करेंगे, सो बैरियर ऑफ रोटेशन इज 20 किलो जूल पर मोल, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, लेकिन अगर आप देखें कि A और B में कितना है, तो A और B में है 15।
20 माइनस 5 बिकॉज ये 5 किलो जूल पर मोल पर है। बी और डी में कितना है 5, बी और सी में कितना है, बी और सी में आपका ये 15 पर है तो 15 यानी 10। सो आप ये देख पा रहे हैं कि इनमें इक्वल नहीं है। जैसे आपका प्रोपेन और ब्यूटेन में जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में फिक्स था एनर्जी जो बैरियर था, दैट इज़ जो आपका इथेन में था वो कितना था, शायद 12 किलो जूल पर मोल था, एंड प्रोपेन में कितना था 14 किलो जूल पर मोल था, फिक्स था स्टैगर्ड और इक्लिप्स में। यहाँ पर देखिए डिफरेंट कॉन्फॉर्मर में डिफरेंट है। सो बस आपको मैक्सिमम तो 20 किलो जूल पर मोल होता है। फिर ए और बी के बीच में कितना है आपका 15 है, ए और सी के बीच में कितना 5 है, बी और सी के बीच में कितना 10 है। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दिए। देखिए बी की जो वैल्यू है वो है आपकी 5 किलो जूल पर मोल पर, सी है आपका 15 किलो जूल पर मोल पर, ए है 20। सो इस हिसाब से आप क्या रिलेशन बना लीजिएगा। ओके, डी सबसे लोएस्ट वाला किस पर है, डी पर। डी कौन सा है आपका, एंटी पेरिप्लेनर, ये सबसे स्टेबल है। ओके, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि कायरल कौन कौन से है। एंड अब देखिए इस एनर्जी प्रोफाइल को अगर आप ये समझ आ गए तो देखिए सबसे ए के बाद बी थोड़ी हाई एनर्जी पर, सी उससे ज़्यादा, डी सबसे कम। ये इसका पूरा प्रोफाइल डायग्राम चल रहा है। नाउ अब यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालें जो इनके पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर है, पोटेंशियल एनर्जी का जो आप ऑर्डर देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ए। फिर उसके बाद देखिए सी और ई की इक्वल है, सी और ई, फिर बी और एफ, एंड सबसे कम डी। ये है एनर्जी का ऑर्डर, ए की सबसे ज़्यादा, सी और ई की बराबर, फिर बी और एफ की बराबर, देन डी की बराबर। तो अगर आपको पता है फ्रेंड जो एनर्जी का ऑर्डर होता है, और अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करना चाहे तो वो बिल्कुल जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ये रिलेशन हमको पता है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही लेस एनर्जेटिकली होगा, उसमें उतनी कम एनर्जी होगी, या जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही क्या होगा, कम स्टेबल होगा। सो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर मिल गया तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जस्ट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। सो योर स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका डी, फिर इसके बाद आएंगे बी और एफ, फिर सी और ई, देन सबसे कम आपका ए। ओके, ये आपको ध्यान रखने हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट। तो बस ये एन ब्यूटेन इस तरह से क्या है, आपके बाकी दोनों जो आप प्रीवियस हमने डिस्कशन किए थे, हमने कन्फर्मेशन एनालिसिस, उससे डिफरेंट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब चलिए हम कुछ अदर मॉलिक्यूल्स का कन्फर्मेशन एनालिसिस देखते हैं, वो भी क्या हम एसाइक्लिक कैटेगरी में ही देखेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, कुछ और मॉलिक्यूल्स में कन्फर्मेशन एनालिसिस देखने से पहले हम एक इफेक्ट की स्टडी करते हैं, दैट इज़ गॉशे इफेक्ट। कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है फ्रेंड्स, जो उनकी वो इक्लिप्स्ड या स्टैगर्ड में अगर हम करें कंपैरेटिव स्टडीज़, तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि उनकी जो एक गॉशे फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है स्टैगर्ड फॉर्म से। अभी तक हम ये देखते हैं कि स्टैगर्ड मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है, इक्लिप्स्ड लीस्ट स्टेबल होता है, लेकिन इसके एक बीच का भी कन्फर्मर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉशे। ओके, तो वो में उस कन्फर्मर में क्या होता है, गॉशे इंटरेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। जो आपके दो सिमिलर ग्रुप होते हैं, दोनों कार्बन से अटैच, अगर उनके बीच में एक गॉशे इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, तब वो क्या करता है, जो ग्रुप होता है उस इंटरेक्शन जहाँ पर वो मैक्सिमम होगा वो कन्फर्मेशन अडॉप्ट करने की टेंडेंसी शो करता है। एंड वो जो कन्फर्मेशन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल बीच में मिलता है, ना तो वो स्टैगर्ड होता है ना तो वो इक्लिप्स्ड होता है। तो वो वाला क्या होता है, स्टैगर्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जिन ग्रुप्स में अगर ये मिलने की पॉसिबिलिटी है गॉशे इंटरेक्शन से, तब उनमें क्या होता है, जो गॉशे कन्फर्मर है वो स्टैगर्ड से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एंड नो डाउट इक्लिप्स तो लीस्ट स्टेबल आएगा ही, लेकिन स्टैगर्ड से भी ज़्यादा स्टेबल मिलेगा हमको, जिसको हम बोलते हैं गॉशे कन्फर्मर। नाउ गॉशे इफेक्ट की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताई, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट इज़ अ टेंडेंसी टू अडॉप्ट दैट स्ट्रक्चर्स दैट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ गॉशे इंटरेक्शंस। मैंने अभी आपको समझाया गॉशे इंटरेक्शंस क्या है। ओके, सो वो टेंडेंसी जिसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है मैक्सिमम शो करेगा उन स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट करने की जहाँ पे गॉशे इंटरेक्शंस ज़्यादा होंगे। इट मीन्स वो एक स्टेबल कन्फर्मर है। ओके, एंड ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर और पोलर बॉन्ड्स। ओके,
इसके एग्जांपल्स देखिए, 1,2 डाईफ्लोरोइथेन की हम बात कर रहे हैं, 2 फ्लोरोइथेनॉल, 2 क्लोरोइथेनॉल एंड फर्दर। देखिए गॉस इंटरेक्शन या तो आपके दो ग्रुप्स के बीच में हो सकता है, ठीक है, या फिर ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्म में होता है। ईजिली हमको अगर गॉस इंटरेक्शन एक्सप्लेन करना तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए एक गॉस इंटरेक्शन हम बोलते हैं डाई हैलाइड कंपाउंड में, 1,2 डाईफ्लोरोइथेन की जब हम बात करते हैं तो 1,2 डाईफ्लोरोइथेन है आपका ये। इसके देखिए दो कन्फॉर्मेशंस हम ड्रॉ करते हैं। एक तो हम बताते हैं फुली इक्लिप्स्ड, ओके, ये है इसका इक्लिप्स्ड। फिर हम बनाते हैं इसकी गॉशे। देखिए गॉशे कैसे बनेगा, जो आपके बिल्कुल इक्लिप्स फॉर्म वाले ग्रुप्स उसमें आप 60 डिग्री रोटेशन कर दीजिए, चाहे आप क्लॉकवाइज करिए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही गॉश होगी। ओके, सो जब आप यहाँ से इसको 60 डिग्री पर रोटेट करते, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री चेंज करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, ये इसको हम बोलते हैं गॉशे। देन अगेन आप क्या करिए, इसको आप 120 से रोटेट करवा देता हूँ मैं डायरेक्ट। ओके, 60 वाला ये अगेन फ्लोरीन हाइड्रोजन के पीछे आएगा, हम डायरेक्ट क्या करते हैं अगेन 160 यानी 120 से फुल रोटेट कर देते हैं। जो हम 120 से रोटेट करेंगे तो देखिए ये आपको मिला, ये मिला आपको स्टैगर्ड। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। नाउ देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें तो इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड में हमको ये पता है कि स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये जो फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में गॉशे इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, ये एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर होता है आपके कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में। गॉशे इंटरेक्शन इज ऑल्सो a stabilization factor in your conformational analysis और गॉशी इफेक्ट। जितने नंबर ऑफ गॉशी इफेक्ट ज़्यादा होंगे वो कॉन्फॉर्मर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में गॉशी इंटरेक्शन है। सो इस वजह से क्या होगा, इसकी जो गॉशे फॉर्म है वो क्या है, स्टैगर्ड से भी ज़्यादा स्टेबल होगी और सबसे कम इक्लिप्स्ड। सो यहाँ पर अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे, सो गॉशे आपका स्टेबल है ज़्यादा स्टैगर्ड से, देन अगेन इक्लिप्स्ड से, ये आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा गॉशे इंटरेक्शन कैसे। नाउ देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, ये तो हमने कहा है 1,2 डाईफ्लोरोइथेन, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 फ्लोरोइथेनॉल का। देखिए यहाँ पर एक आप क्या कर दीजिए, OH ग्रुप अटैच कर दीजिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर सिमिलरली हम OH करते जा रहे हैं। अभी भी सेम कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर जो गॉशे इंटरेक्शन है वो किसकी फॉर्म में है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हाइड्रोजन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो और उसके पास कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए हाइड्रोजन के पास, तो वो क्या करता है, उससे पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, सो देखिए यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है,
तो फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी। तो इट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या बन जाएगा, एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। एंड आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो इज अ स्टेबलाइजेशन फैक्टर इन एनी कंपाउंड। ओके, सो यहाँ पर क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में क्या है, गॉसियन इंटरेक्शन प्रेजेंट है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ आ गए फ्रेंड्स। तो गॉसियन इंटरेक्शन एक तो दो सिमिलर ग्रुप्स के बीच में होता है, दो डिसिमिलर में देखें तो वहाँ पर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो अगेन यहाँ पर जो गॉश है वो स्टैगर्ड से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या गॉसियन इंटरेक्शन। ओके, सो ये है आपका गॉसियन इंटरेक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। और इस तरह से हम बाकियों में भी क्या है देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी NH2 फ्लोरीन, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो फ्लोरीन के साथ हाइड्रो, यहाँ पर सब में क्या है गॉसियन इंटरेक्शन प्रेजेंट है। ये सारे अगर आप नोट कर रहे हैं तो इनमें आप बना के देख लीजिएगा, सब में क्या है OH ग्रुप दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी विच इज़ ऑल्सो अ गॉसियन इंटरेक्शन एंड ऑल्सो अ स्टेबलाइजेशन फैक्टर। ओके, नाउ अब देखिए, ये तो देखा हमने गॉसियन इफेक्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं अगर आपके मॉलिक्यूल में देखिए, एक तो हमने डाई हेलो कंपाउंड में देखा ये 1,2-डाई फ्लोरोइथेन। अगर इसके अलावा आपके पास डाई हेलाइड है जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है, दोनों ग्रुप सेम है, इस तरह के जो कन्फॉर्मर्स होते हैं आपके, उनमें देखिए क्या रिलेशन होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सो देखिए, इन डाई हेलो कंपाउंड्स या इन डाई हेलो एल्केन्स, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेप्ट फ्लोरीन फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन फ्लोरीन 1,2-डाई फ्लोरो इथेन को छोड़ के 1,2-डाई क्लोरो, 1,2-डाई ब्रोमो, 1,2-डाई आयोडो इथेन, इनकी हम बात कर रहे हैं। सो देखिए फॉर एग्जाम्पल हम ले 1,2-डाई क्लोरो इथेन, यहाँ पर जो फैक्टर आपका होता है किसका, एनालिसिस का, कन्फर्मेशन एनालिसिस का, वो होता है आपका म्यू या डाइपोल मूवमेंट। म्यू इज इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होती, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन से। मीन्स जिस कॉन्फॉर्मर का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा उस कॉन्फॉर्मर से जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ओके, हम समझने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे। आप बनाते हैं दो, अगेन हम वापिस से वो देखते हैं 1,2-डाई फ्लोरो को छोड़ के। देखिए 1,2-डाई फ्लोरो में मैं इसलिए अभी आपको बताता हूँ क्यों मैंने अलग रखा। देखिए ये वाला तो क्या फुली इक्लिप्स्ड है, अब क्या बनाएंगे हम इसके बाद, इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दीजिए आप। जब आप 60 से रोटेट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, एक गॉशे। ओके, अगेन आप 120 से रोटेट कर दीजिए। ये तो आपने किया 60 डिग्री से रोटेट, ये आप करेंगे 120 डिग्री से रोटेट। ओके,
ये बन गया आपका स्टैगर्ड, ये था आपका गॉसे। सो फ्रेंड्स, जब हम 1,2 डाइफ्लोरोइथेन की स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर हम देख रहे थे गॉसे इंटरेक्शन प्रेजेंट था, लेकिन जो डाईक्लोरो, डाईब्रोमो या डाई आयोडो इथेन्स होते हैं वहाँ पर गॉसे इंटरेक्शन जैसा कोई भी फिनोमिनन प्रेजेंट नहीं होता है। सो वहाँ पर जब आप स्टेबिलिटी का फैक्टर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट। अगर आप देखें तो इसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक साथ रहेगी, इसका इस तरफ है एंड इसका इस तरफ है, तो मीन्स ऐड हो रहा है 60 डिग्री में गॉसे में। लेकिन अगर आप स्टैगर्ड में देखते हैं तो स्टैगर्ड में ऊपर वाले ग्रुप का तो जा रहा है अपवर्ड, नीचे वाले ग्रुप का जा रहा है डाउनवर्ड, मीन्स डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है। सो इट मीन्स अगर आप एनर्जी डाइपोल मोमेंट के बेस पर देखें तो इसका तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट स्टैगर्ड का डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो एक्सेप्ट 1,2 डाईफ्लोरोइथेन्स, 1,2 डाईक्लोरो, 1,2 डाईब्रोमो एंड 1,2 डायोडोइथेन्स में क्या है, आपकी जो स्टैगर्ड होती है कॉन्फॉर्मर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है गॉसे से भी। यहाँ पर उल्टा है। तो बस ये आपको ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में केस गिवन है तो कौन सा केस है, फ्लोरीन का है या दूसरे एलोजेंस का है। फ्लोरीन का होगा तब तो वहाँ पे गॉसे इफेक्ट लगेगा, लेकिन अगर आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की देखेंगे तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे, डाइपोल मोमेंट कंसीडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया। सो ये था आपके कुछ एग्जाम्पल्स। अब चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं जहाँ पर हम ये देखेंगे कन्फर्मेशन एनालिसिस, फिर आपका ये कन्फर्मेशन एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल डेट इज़ ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। अगर हम इसमें स्टडी करते हैं तो देखिए ब्यूटेन 3 डाइऑल को इसके दो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, मीज़ो एंड थ्रियो। मीज़ो कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्फर्मेशन एनालिसिस अलग होता है, उसका रिजल्ट अलग होता है। थ्रियो कॉन्फ़िगरेशनल का जो कॉन्फर्मेशन एनालिसिस होता है उसका रिजल्ट अलग होता है। देखिए समझिए, मीज़ो को हम ये ड्रॉ करते हैं, इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये है। जब आप इसमें ये कॉन्फर्मेशन इसके ड्रॉ करते हैं न्यूमान के, तो देखिए ये वाला जो है इसका, ये है इसका इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स तो देखिए किसी भी कॉन्फर्मेशन एनालिसिस हो उसमें क्या होता है, लीस्ट एनर्जी स्टेट में होता है, तो ये तो लीस्ट स्टेबल है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपकी बनाई, अगर आप इसमें 60 डिग्री रोटेशन कर दे इक्लिप्स्ड में, तो 60 डिग्री रोटेशन करने पे ये वाली आपको मिलती है गॉसे। एंड अगेन जब आप इसमें 60 डिग्री में देखिए 120 का रोटेशन कर दे, 120 डिग्री, तो ये वाली मिलती है आपको स्टैगर्ड। समझ आया फ्रेंड्स आपको? गॉसे से डायरेक्ट स्टैगर्ड हमने 120 पे किया। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए गॉसे में ये दोनों जो OH OH है, यहाँ पर क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, गॉसे इफेक्ट प्रेजेंट है। समझ आ गया आपको फ्रेंड्स? तो ये वाला जो मीज़ो कॉन्फ़िगर होता है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का, उसमें गॉसे ज़्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड से, देन फिर इक्लिप्स्ड। ये आपको ध्यान रखना है अगर आप बात करते हैं किसके, मीज़ो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल की, बिकॉज गॉसे में क्या है, आपके गॉसे इफेक्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वहीं देखिए अगर आप इस थ्रियो की स्टडी करें, थ्रियो में देखिए एक वाले का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, एक कार्बन का, तो ये हमने क्या बनाया, थ्रियो का फुली इक्लिप्स्ड। इसमें क्या होता है, जब आप इसको रोटेट करते हैं डायरेक्ट 180 से, देखिए इसको आप रोटेट करिए तो ये OH 180 से रोटेट होकर इधर ये CH3 बिल्कुल अपोजिट है, हाइड्रोजन बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप इधर ये जो है आपके इस वाले स्टैगर्ड फॉर्म में ये गॉसे या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। गॉसे नहीं बोलेंगे हम इसको स्टैगर्ड बोल रहे हो क्योंकि रोटेशन कितना है। देखिए गॉसे की एक और टेंडेंसी होती है कि गॉसे सिर्फ जब देखेंगे जब आपका रोटेशन 60 डिग्री ही हो। ओके, अगर 120 या 180 डिग्री है वो गॉसे नहीं होता, गॉसे में केवल 60 डिग्री रोटेशन करने पे आपको गॉसे देखना है। यहाँ पर बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेकिन वो कब आ रही है, 180 डिग्री रोटेशन पर। सो ये वाले कॉन्फॉर्मर कौन सा मिला आपको, स्टैगर्ड। सो आपके थ्रियो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल में स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, फिर इक्लिप्स्ड। समझ आ गया आपको फ्रेंड्स?
तो बस ये मेरा बताने का मोटिव था। इस तरह के मॉलिक्यूल में मीज़ो थ्रियो दो कॉन्फ़िगर थे, दोनों का अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस है। मीज़ो में क्या है, जो आपका गॉश है वो स्टैगर्ड से ज़्यादा, मीज़ो में गॉशे मिलती है, थ्रियो में गॉशे नहीं मिलती, थ्रियो में स्टैगर्ड मिलता है। समझ आ गया? ओके। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है, देखिए अभी तक तो हमने क्या है जो कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस देखा है साइक्लिक मॉलिक्यूल में, उसमें दोनों सेंटर्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था। चाहे आप इस मॉलिक्यूल में देख लीजिए दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, इससे पहले जो ब्यूटेन देखा, प्रोपेन देखा, इथेन देखा, जो भी दोनों कार्बन्स की हम अराउंड देख रहे थे हम कॉन्फॉर्मेशन, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है फ्रेंड जहाँ पर एक सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है एंड एक सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में भी हम कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करते हैं। ओके, सो देखिए हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उसमें जो कन्फॉर्मेशन एनालिसिस होता है उसका नॉमेनक्लेचर हम नॉर्मली स्टैगर्ड या इक्लिप्स ना करके उसका करते हैं हम इक्लिप्सिंग या बाइसेक्टिंग। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। तो ये वाला है एनालिसिस बिटवीन अ sp3 एंड sp2 सेंटर। जस्ट फॉर नॉलेज के लिए हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ले रहे प्रोपेनल। देखिए प्रोपेनल का जब आप एग्जांपल लेते हैं, ओके, यहाँ पर देखिए ये कार्बन है आपका sp2, ये कार्बन है आपका sp3। तो ये जो sp2 और sp3 कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर होता है इसका कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। देखिए कैसे, देखिए इसके दो हमने बताया, एक तो था इक्लिप्सिंग और एक है आपका बाइसेक्टिंग। देखिए C डबल बॉन्ड OH तो क्या है आपका प्लेन में ही रहेगा, ओके फ्रेंड्स। नाउ देखिए ये क्या है, CH2 sp3 हाइब्रिडाइजेड 3D होगा। इसमें देखिए वैलेंसीज, एक वैलेंसी तो क्या है आपकी प्लेन में, दो वैलेंसीज बिलो एंड अबव द प्लेन। ओके, अगर देखिए फ्रेंड्स आपके sp3 सेंटर की एक वैलेंसी जो आपका sp2 सेंटर है उसके साथ प्लेन में प्रेजेंट है, बिल्कुल दोनों आमने सामने हैं। एक वैलेंसी प्लेन में है और वो भी क्या है, और उसके सामने क्या है आपका C डबल बॉन्ड OH यानी sp2 सेंटर है। sp2 सेंटर के जस्ट सामने एक वैलेंसी है, तब उसको क्या बोलेंगे, इक्लिप्सिंग। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्लिप्स फॉर्म में आ रही है ये एक वैलेंसी, और यहाँ पर इसके सामने क्या इक्लिप्स हो रहा है ये sp2 सेंटर। ओके, अब यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, CH3 ग्रुप रख सकते हैं एंड इधर हाइड्रोजन रख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इधर हाइड्रोजन रख दीजिए, इसको रोटेट कर दीजिए, यहाँ पर आ गया CH3, इधर भी आ गया हाइड्रोजन। समझ आ गया फ्रेंड्स? बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक वैलेंसी का बिल्कुल इक्लिप्स फॉर्म में प्रेजेंट है इस sp2 सेंटर के, तब तो ये हो गया इक्लिप्सिंग। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या है, बाइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग समझिए बिल्कुल अपोजिट कैसे है। देखिए ये तो आपका प्लेन में ही है sp2 सेंटर, अब बाइसेक्टिंग में क्या होगा, ये वैलेंसी जो प्लेन वाली है वो बिल्कुल इसके नीचे चली गई, अपोजिट में चली गई, एंड ये दो वैलेंसीज इस तरह से आ गई। देखिए जहां आप का जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है वो CH3 के पीछे छुप गया था इक्लिप्सिंग में,
अब देखिए बाइसेक्टिंग में पूरा एक्सपोज हो गया, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये दो हाइड्रोजन के बीच में से आपको क्लियर दिख रहा है C डबल बॉन्ड ओ H ग्रुप। ओके, इट मीन्स अब क्या वैलेंसी बिल्कुल नीचे चली गई है, दोनों वैलेंसी इस तरह से हो गई 3D में। या आप इसी का दूसरे फॉर्म कैसे बना सकते हैं, ये भी क्या है बाइसेक्टिंग है। यहाँ पर भी क्या है C जो sp2 सेंटर वो एक्सपोज हो गया है, तो इक्लिप्सिंग में sp2 सेंटर एक्सपोज नहीं होता है, sp3 सेंटर उसको ढक लेता है। बाइसेक्टिंग में sp2 सेंटर एक्सपोज हो जाता है, sp3 के दो सेंटर्स के बीच में से बिल्कुल दिखता है। ये देख लीजिए, आप बिल्कुल इजीली रिलेट कर पा रहे। तो ये है आपकी वो एनालिसिस है जो sp3 sp2 सेंटर में होती है। तो नो डाउट सिर्फ sp3 सेंटर्स के बीच में कन्फर्मेशन एनालिसिस नहीं होता है, sp2 सेंटर्स के बीच में भी क्या है कन्फर्मेशन एनालिसिस हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये था आपका कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने जो मेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, इथेन हुआ, एंड ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए फिर हमने कुछ डायहेलोजन कंपाउंड्स देख लिए, उनमें गॉसे इफेक्ट स्टडी कर लिया। ये सब मिला के आपके नेट गेट में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कन्फर्मेशन एनालिसिस और कन्फर्मेशन एनालिसिस इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, सो प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए आप लोग, एंड किसी भी तरह की डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।